नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नेस्ले इंडिया की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली केरल में मैगी नूडल्स की बिक्री पर पाबंदी, कई राज्यों में जांच के आदेश, केंद्रीय भंडार और सेना की कैंटीन से हटाने का आदेश। राफेल लड़ाकू विमान को लेकर रक्षा मंत्री के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, कहा वायुसेना की मांग को किया गया दरकिनार। कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के बयान की चौतरफा निंदा, भारत का सख्त ऐतराज, कहा पीओके में अवैध गतिविधियां रोके पाकिस्तान। मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर जेडीयू आरजेडी में खींचतान, जेडीयू नेता रमई राम का नतीजों के बाद नेता चुनने पर जोर, विधायकों सांसदों से रायशुमारी के बाद नीतीश लेंगे फैसला। और कमजोर मानसून से निपटने को तैयार केंद्र सरकार, 580 जिलों में योजना पर काम जारी, महंगाई रोकने को लेकर मुस्तैद, 12% कम बारिश का पूर्वानुमान। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। मैगी नूडल्स में घातक रसायनों की पुष्टि होने के बाद केरल के बाद आज दिल्ली सरकार ने भी इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने नेस्ले इंडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद दिल्ली में मैगी की बिक्री को अगले 15 दिनों तक के लिए बैन कर दिया। निर्धारित मात्रा से ज्यादा लेड पाए जाने के बाद मैगी के स्टॉक को बाजार से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भी जल्द इस बारे में बड़ा फैसला लिए जाने के संकेत दिए। मैगी नूडल्स से सेहत को नुकसान की पुष्टि होने के बाद दिल्ली सरकार ने मैगी की बिक्री पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नेस्ले इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद मैगी नूडल्स के स्टॉक को बाजार से हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। उन्होंने बताया कि मैगी के साथ ही बाजार में बिक रहे तमाम दूसरे ब्रांड के नूडल्स की भी जाँच होगी। सरकार ने 15 दिन के लिए फॉर 15 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है और कंपनी को आदेश दिया जाता है कि वो अपना दिल्ली के अंदर जितना भी स्टॉक है उस सारे स्टॉक को हटा ले। दिल्ली से पहले केरल, उत्तराखंड की सरकार पहले ही मैगी नूडल्स की बिक्री पर रोक लगा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ వాళ్ళు 22 శాంపిల్ తీసుకోవడం జరిగింది। మ్యాగీ విషయంలో డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి 22 శాంపిల్ తీసుకొచ్చి నాచారంగా ల్యాబ్ కు పంపించడం జరిగింది। गोवा सरकार की जांच में भी मैगी नूडल्स में घातक लेड निर्धारित सीमा से ज्यादा पाया गया, हालांकि उसमें एमएसजी रसायन की पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने इसे गंभीर मामला बताया है। मैगी को केंद्रीय भंडार और सीएसडी कैंटीन से भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कंज्यूमर्स हैं, उनका मामला है और आज ही हमने आदेश दिया है कि इसको जो है एनसीडीआरसी में जो है तुरंत जो है सो लिखित कंप्लेंट के रूप में जो है भेज दिया जाए और भेज दिया गया है। और अब जो है एनसीडीआरसी जो है नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन वो इसका जांच करके और उस पर एक्शन लेगी। पासवान ने कहा कि मैगी नूडल्स की जांच को भेजी गई रिपोर्ट 1-2 दिनों में मिल जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सरकार ने इसकी जांच राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग यानी एनसीडीआरसी को सौंप दी है। इस बीच मैगी का विज्ञापन करने की वजह से विवादों में आए फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने भी अपनी सफाई पेश की है। I have not received any notice. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी ये मामला उठा तो लुधियाना में बच्चों ने ही मैगी नूडल्स के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल पिछले महीने यूपी के बाराबंकी में सबसे पहले मैगी नूडल्स में स्वास्थ्य के लिए घातक मोनोसोडियम ग्लूमेट और लेड होने का पता चला था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने FSSAI को जांच के आदेश दिए थे। हालांकि नेस्ले इंडिया का दावा है कि उनकी स्वतंत्र जांच में मैगी को खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है। अनुज दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मैगी को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों से खबरें मिल रही हैं कि सैंपल्स लिए जा रहे हैं और ज्यादातर राज्यों से खबर यह है कि वहां पर सैंपल फेल हुए हैं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि खाद्य पदार्थों को लेकर यानी कि डिब्बा बंद पदार्थ जो बाजार में उपलब्ध हैं, किस तरह की नियमावली है और एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे आपके अधिकार क्या कहते हैं, कानून किसके साथ और किस तरीके से मदद कर सकता है, समझने की कोशिश होगी। हमारे साथ सुकुमार पट्टाजोशी साहब हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में कंज्यूमर मामलों के। सुकुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा, ये डिब्बा बंद जो पैक्ड फूड की बात होती है और मैगी के जरिए अगर मैं समझना चाहूं, क्या एक बड़ी ब्रॉड लाइन है, गाइडलाइन है इनको लेकर, अगर इसकी क्वालिटी को चेकिंग की बात करें या फिर इसकी जो तमाम पैरामीटर्स हैं उसको लेकर? इसमें 2-3 मुद्दा है। कोई भी फूड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मैगी, कुछ भी फूड प्रोडक्ट है उसमें अगर पैकेज है, पैकेज में उसका हैजार्ड या हेल्थ हैजार्ड या रिस्क वो जरूरी है कि बताया जाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई लेता है नहीं लेता है अलग बात है, लेकिन वो जरूर बताना चाहिए। और इस केस में जैसे बताया जा रहा है कि लीड की मात्रा और एमएसजी की मात्रा बहुत ज्यादा था, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास ये इसका कंटेंट्स ये है। अगर इफ दैट इज ए फैक्ट दैट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड, द लॉ प्रोवाइड्स फॉर दैट। अदरवाइज वो अनसेफ फूड माना जाएगा। अनसेफ फूड है जैसे से फॉर एग्जांपल सिगरेट है, उसमें आप वार्निंग देते हैं, उसमें कंटेंट्स भी लिखते हैं, लेकिन इसमें ऐसे कुछ चीज बताया नहीं गया है। तो जो कंज्यूमर जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो इसको कंज्यूम करके इंजुरी सफर करता है। तो ये डेफिनेटली कानूनन गलत बात है और एक ऑफेंस है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस मैं कहूं कि फूड पदार्थ के बारे में डिक्लेरेशन होना जरूरी है। डिक्लेरेशन होना ये मैंडेटरी है अंडर द फूड सेफ्टी एक्ट ऑल्सो and under packaging act also. Packaging act में what are the contents, weight, etc. is mandatory, but this is particularly for food safety. This is your Food Safety and Standards Act 2006. इसके तहत डिक्लेरेशन देना जरूरी है कि क्या कंटेंट्स है वो अनसेफ हो सकता है। ये नहीं दिया गया है, इसीलिए ये गलत है। दूसरा सवाल ये उठता है कि सैंपलिंग को लेकर अचानक एक जगह से एक सैंपल लिया जाता है, उसके बाद मैं कहूंगी पूरे देश भर में आप सैंपल हर स्टेट में ले जा रहे हैं। क्या कोई इस तरह के मानक हैं कि फूड पैक जो आता है उसकी सैंपलिंग कुछ रैंडम सैंपलिंग, कोई टाइमिंग है? इनफैक्ट इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, लॉ कहता है कि एक छोटा कंज्यूमर भी दावा कर सकता है मैं सैंपलिंग जांच कराऊं करके। इनफैक्ट लॉ ये प्रोवाइड कर सकता है। ये तो अलग बात है कि सैंपलिंग कराया जा सकता है नहीं जा सकता। यहाँ कोई भी, जैसे मैं खरीदता हूँ, जैसे मैं पेट्रोल की जांच करा सकता हूँ क्वांटिटी है नहीं, इसको भी मैं जांच करा सकता हूँ। ये लॉ कहता है, ये लॉ कहता है, राइट। तो इसीलिए ये तो दूर की बात है कि जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हक है। अंडर फूड सेफ्टी एक्ट देयर इज ए राइट दैट any consumer, and consumer means anybody who buys for his or his family's consumption, not for selling. He can get it tested anytime he wants, एनालिसिस रिपोर्ट और ले सकता है और बाकी कार्रवाई भी कर सकता है अगर नहीं पाया गया। अब एक सवाल ये जो खड़ा हो रहा है कि क्योंकि जो भी मैं कहूं कि प्रचार का माध्यम है वो तमाम प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारने के साथ साथ लोगों के दिलों में, उनके घरों तक पहुंचने के लिए बड़े चेहरों का सहारा लेता है। क्या वो प्रचार करने वाले बड़े चेहरे यानी कि जो इंडोर्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इस तरह के विज्ञापन में शामिल हैं, वो लोग किस तरीके से इस कानून के दायरे में आते हैं? क्या अगर कोई फॉल्टी है प्रोडक्ट तो क्या वो भी जांच के घेरे में होंगे या फिर वो भी सजा का जो एक प्रोसेस चलेगा जो मैं कहूँ जांच के बाद का आगे का उस कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है? इसमें ऐसा है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एडवर्टाइजमेंट को भी लागू होती है। जैसे जो एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, जो इसमें मैन्युफैक्चरर, प्रमोटर, सेलर, everybody is involved. Whosoever wants to move the goods which is not unsafe, which is unsafe for the consumption by the human beings, उसको जो अगर करता है कि ये हेल्दी है करके अगर प्रमोट करता है वो भी इन्वॉल्व है। So इसीलिए in any mode of advertisement, visual or written or oral, whatever it is also equally, और section 24 specifically section 24 कहता है promoting that will also be, that is also an unfair advertisement, और उसका liability और penalty section 53 में दिया गया है। यानी कि जो भी स्टार प्रचार करते रहे हैं मैगी का वो भी इसके जांच के घेर में आएंगे। जी, मैं आपसे कुछ और अहम सवाल उनका जवाब दूंगा उससे पहले, क्योंकि मैगी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि बाजार में अब तक का और पिछले 3 दशक में एक छत्र राज करता रहा है। आम जनता इस तमाम जो विवाद चल रहा है इसके बीच में उनकी राय क्या है, सुन लीजिए आप। इस तरह के प्रोडक्ट को तो डेफिनेटली बैन कर देना चाहिए। अगर तुम अपने कस्टमर का ही ध्यान नहीं रखोगे तो फिर फायदा क्या? ऐसे प्रोडक्ट खाने से अच्छा तो बंद ही कर दो इनको। इतना बड़ा खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ।
और मिलावट वैसे भी बहुत गलत होती है, और जैसी जितनी मात्रा में ये दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनसे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। टाइम टू टाइम मतलब सैंपल्स लेने चाहिए इनके, ताकि आम पब्लिक भी मतलब परेशान ना हो खा के ऐसा प्रोडक्ट। क्योंकि लोगों को अपनी हेल्थ भी तो देखनी है, वो तो ये नहीं सोचते कि लोगों की हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, बस उन्हें तो अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। बट सुकुमार सर, एक कड़वा सच ये भी है, मैं पहले थोड़ा इसके ऊपर टिप्पणी कर दूं। एक्चुअली एक हमारा सेक्शन 16 है, इसमें ये फूड अथॉरिटी का ड्यूटी है ये पब्लिक को बताना। इनफैक्ट टाइम पे उनका अथॉरिटी का फंक्शन और ड्यूटी में ये आता है कि जो अनसेफ फूड है वो इनको बीच बीच में जांच करे और पब्लिक को नोटिफाई करे। ये ड्यूटी उनका है, ये फूड अथॉरिटी का ड्यूटी है। ये केवल उसका प्रोडक्ट जो वो तो बेच रहा है तो एक धंधा कर रहा है, लेकिन अथॉरिटी का भी अंडर दिस देयर इज ए ड्यूटी दैट दे विल नोटिफाई टू द पब्लिक कि ये अनसेफ है या सेफ है, करा के। खाली जांच करना और बैन करना अलग बात है, और इसका एक प्रोसीजर है रिकॉल का। जैसे अभी ये लोग सारा बैन कर रहे हैं, उसमें एक सेक्शन 34 में इमरजेंसी प्रोहिबिशन का एक है। तो इमरजेंसी प्रोहिबिशन अगर लगा दिया तो पहला डायरेक्शन जाना चाहिए वो मैन्युफैक्चरर को, तो उसको रिकॉल कर प्रोडक्ट से, इंस्टेड ऑफ एवरीबॉडी डूइंग इट कि आप बंद कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, बेच नहीं सकते वो कह रहे हैं। अब उसको डायरेक्शन दो, जैसे यूएस में होता है, कोई अगर पाया गया डेफिशिएंट उसको रिकॉल करने के लिए ऑर्डर होता है। तो वो खुद, जैसे आप गाड़ियों में भी देखे होंगे कि कभी कोई गलत आ गया वो रिकॉल कर लेता है। तो ये बैन करने के बजाय उसको कहा जाए रिकॉल हो। राइट। एक और चीज ये कि नॉर्म्स की जब बात होती है तो जो क्राइटेरिया है, कानूनी प्रावधान है, उसके लिहाज से बाकी देशों से और इंडिया में कितने मानक या मैं कहूं कि पैरामीटर्स डिफरेंट। हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं है ऐसे, क्योंकि आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली हम बड़ा लेट आए हैं, ये है। अदरवाइज हमारे पास लॉ इज इन प्लेस, और इनफैक्ट हमारे पास मल्टीपल लॉज हैं इसको टैकल करने। एक तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वाला जो लॉ है बहुत ज्यादा चीज प्रिस्क्राइब कर रहा है, ओनली उसका पेनल्टी और पनिशमेंट्स में थोड़ा सा शायद गुंजाइश है, कम है, बट वो उसको पूरा कर लेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। राइट। क्योंकि उसमें वो जो काइंड ऑफ ओनली अप टू 1 लाख रुपीज फॉर दिस इफ देयर इज नो इंजरी, तो वो सब थोड़ा लिमिट हो जाता है, और उसको मैन्युफैक्चरर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत इतना कम है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि उसको अगर कंज्यूमर ले लें, जैसे कि अभी हमने सुना रामविलास पासवान जी ने कहा कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दायर कर दिए हैं, तो सेक्शन 12 वो उसको जांच करेंगे, 13 में उसको लेबोरेटरी में खुद भी भेजेंगे, उसको भेज सकते हैं प्रोडक्ट को। फिर जो भी पार्टीज है उनको खुद सो मोटो नोटिस करेंगे, और नोटिस करने के बाद उसमें प्रावधान अनफेयर जो पाया गया है उसको एक तो कंप्लीटली बैन करने के लिए आदेश दे सकते हैं। उसके बाद जो आइडेंटिफाइड कंज्यूमर जिनका लॉस हुआ उनका तो मुआवजा वो तय करेंगे ही करेंगे। यानी कि माना जा सकता है जो अनआइडेंटिफाइड है, जैसे कि आप कह रहे हैं 3 दशक से वो था, उसके लिए भी एक पेनल्टी तय करके वो भी फंड्स कंज्यूमर वेलफेयर फंड में रख सकते हैं, वो भी डायरेक्शंस दे सकता है। तो इसीलिए हम कम नहीं है। बट एक चीज मैं बताऊंगा, मेरा जितना स्टडी किया है, एक ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा चीज है कि उसमें देयर इज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर है, उसका कोई भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करने से पहले हियर दे हैव टू टेक ए ट्रेनिंग देयर, एंड दे हैव टू बी ए सर्टिफाइड ट्रेन्ड वर्कर to be employed by such organizations. That is one very different thing which we might take. We have of course a safety audit system. चलिए, तो यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इसमें चेती देर से, लेकिन अगर सरकार सही कदम उठाती है तो कम से कम किसी भी उपभोक्ता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती कंपनियां, अगर इसमें अच्छे नतीजे यानी कि कड़ी कार्रवाई होती। बहुत बहुत शुक्रिया सुकुमार साहब इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। कमजोर मॉनसून की आशंका, 88% बारिश का अनुमान। सरकार सूखे की स्थिति से निपटने को तैयार। देखिए पहली खबर, सूखे की आशंका, आज रात 8 बजे। कांग्रेस ने फ्रांस से 126 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की बजाय सिर्फ 36 विमान खरीदने पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने देश की रक्षा के लिए विमानों की जरूरत बताई थी, लेकिन सरकार ने उसे दरकिनार करते हुए इस डील के बचे हुए पैसे को मेक इन इंडिया में लगाने का फैसला किया है।
कांग्रेस ने कहा कि फ्रांस से लिए जा रहे ये विमान हल्के किस्म के हैं और फ्रांस से इन्हें देश में ही बनाने के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बीते एक महीने में दिए 5 बयानों का जिक्र किया, जिसमें इस रक्षा सौदे के बारे में अलग अलग बातें कहने का दावा किया गया है। यूपीए सरकार के दौर में फ्रांस से 126 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा हुआ था, जिसे एनडीए सरकार ने रद्द कर दिया है। How do you not need when your own calculations, your own Air Force has repeatedly talked of the need? It can only be at the cost of national security. So, if they will be manufactured, then these statements are false. If they will not be manufactured, there is no make in India, there is no TOT, there is no employment, there is no export. भारत ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख का बयान खारिज किया है और कश्मीर के कब्जे वाले इलाकों में अवैध गतिविधियां रोकने के लिए कहा है। राजनीतिक दलों ने भी जनरल राहिल शरीफ के बयान की निंदा की है। उन्होंने इस बयान को दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कोशिशों को कमजोर करने वाला करार दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। उसके सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने कश्मीर को विभाजन का एक अधूरा एजेंडा कहा है। भारत ने इस बयान को ज्यादा तरजीह न देते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवैध गतिविधियों का विरोध किया है। I don't want to give value to this kind of unwanted statements by reacting to it. The External Affairs Ministry has made a statement very categorically clear that Pakistan activities in POK is illegal. राजनीतिक दलों ने भी इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान की ओर से आ रहे हैं वे हम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने में बाधक होंगे। पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर को लेकर और भारत के मामलों में गैर वाजबी दखलंदाजी की जा रही है। न केवल ये हम इसकी भर्त्सना करते हैं, परंतु मोदी सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वो संज्ञान लें। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में 8 जून को चुनाव कराने का कड़ा विरोध किया था। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान पर जबरन और अवैध कब्जे को सही ठहराने की साजिश करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कमजोर मानसून के अनुमान और सूखे की आशंका के बीच केंद्र सरकार हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दावा किया कि सरकार कृषि और आर्थिक मोर्चे पर नुकसान कम करने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए भी सरकार उपाय कर रही है। कल ही मौसम विभाग ने इस बार सामान्य से 12% कम बारिश का अनुमान लगाया है। हमारी जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष मॉनसून के 88% प्लस माइनस 4% होने की संभावना है। कमजोर मानसून पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के इस बयान ने कृषि और अर्थ जगत की चिंताएं बढ़ा दी है। 88% बारिश के अनुमान और सूखे की आशंका के बीच कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि कृषि क्षेत्र को संकट से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो इस संकट से निपटने के लिए हमारे पास आज भंडार भी है और जरूरत जैसा होगा हम उपाय करेंगे और राज्यों को जितनी जरूरत होगी हम उपलब्ध कराएंगे। खेती के मोर्चे पर पिछले 2 सीजन बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। पहले कम बारिश और फिर फसलों की कटाई के मौसम में बेमौसम बरसात ने बड़े पैमाने पर फसलों को तबाह कर दिया। बीते मौसम में भी 12% कम बारिश हुई। इसकी वजह से देश में 2014-15 में जुलाई से जून के बीच 25 करोड़ 11 लाख टन फसल उत्पादन हुआ, जबकि 2013-14 में ये 26 करोड़ 4 लाख टन था। There could be in some areas is more rainfall, there could be some areas it is nil. So thereby we have already started identifying it localized level. That is generally is being done by Agriculture Ministry, which we have started coordinating. So each state government has to be ready to address that. सूखे की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के लगातार संपर्क में है। वहीं देश के 580 जिलों में कृषि अनुसंधान केंद्रों को पहले से ही तैयार रहने को कहा गया है। जानकार भी इन तैयारियों को जरूरी मान रहे हैं। कुछ साल पहले जब इंडस्ट्री का घाटा हुआ था, 1-2 साल उन्होंने कहा बहुत घाटा हो रहा है, तो केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास इंडस्ट्री को ऋण दे दिया था। उनको जो है राहत दे दी थी, ऋण नहीं था, वो ग्रांट था। तो ऐसे ही पैकेज
अगर किसानों को यहाँ देती है सरकार, ये देखते हुए कि किसान बार बार फसल लगाता है, उगाता है, सरकार की मदद करता है। इस साल मार्च में मौसम विभाग ने 93% बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन 88% बारिश के अनुमान से अर्थ जगत भी खासा चिंतित है। जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा माल बेच नहीं पाएगी, स्लो ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ आता है वो रूरल एरिया से आता है। मौसम विभाग ने एल नीनो के असर के चलते दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है। कृति मिश्रा और अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। दोनों दलों के बीच मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब तनातनी नजर आ रही है। इस बीच जेडीयू के नेता रमई राम ने गठबंधन के बाद नेता के चयन की मांग कर नीतीश कुमार और पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर नीतीश कुमार गठबंधन पर पार्टी के विधायकों और सांसदों से राय ले रहे हैं। रायशुमारी की प्रक्रिया 17 जून तक जारी रहेगी, यानी इसके बाद ही गठबंधन पर कोई आखिरी फैसला सामने आ सकता है। दोनों के सहमति से कोई बात होगा, सहमति तभी होगी कहीं सभी अपने पक्ष को छोड़कर और न्यूट्रल होकर उनको अब चुनाव में जाना चाहिए। सब एक साथ चुनाव के बाद जो फलाफल आएगा, बहुमत मिलेगी, तो जो जीत के आएंगे अपना नेता चुनेंगे। जेडीयू नेता रमई राम के इस बयान से आरजेडी को राहत मिली होगी। जेडीयू नीतीश कुमार को गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के पक्ष में है, लेकिन आरजेडी चाहती है कि चुनाव नतीजे के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर विचार हो। अब जेडीयू के भीतर भी नतीजों के बाद नेता चयन की मांग उठने लगी है। रमई राम का कहना है कि नेता का नाम पहले घोषित करना गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। बीजेपी के खिलाफ बिहार में संभावित आरजेडी जेडीयू गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होने को तैयार है, लेकिन पार्टी के नेता नीतीश के पक्ष में ही बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने निश्चित रूप से कहा है कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, और अगर अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं होते तो अभी उनको हमारा भी समर्थन है और आरजेडी का भी समर्थन है, कांग्रेस का भी समर्थन है और आरजेडी का समर्थन है। वहीं बीजेपी नेता आरजेडी जेडीयू के बीच तकरार पर चुटकी लेने में जुटे हैं। जिसकी एंगेजमेंट जिस अलायंस की हुई, बड़ा शोरगुल हुआ, ढोल पीटे गए, उसके बाद अब हम देख रहे हैं सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन के बाद डिवोर्स होएगा। तो बिहार की जनता को सोचना है कि क्या जो एंगेजमेंट से लेकर डिवोर्स तक की सामने उसका चलचित्र दिख गया है, पूरा का पूरा ट्रेलर सामने आ गया है, क्या उस अलायंस को वो अपना मत देंगे या नहीं देंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होने की संभावना है। जनता परिवार के बीच विलय में हो रही देरी के बाद अब आरजेडी और जेडीयू नेता गठबंधन के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। 243 सदस्यीय विधानसभा सीट में सीटों के बंटवारे को लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव मतभेद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन के लिए कुर्बानी की बात कह वो नीतीश की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई और तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से कुछ पुलिस अधिकारी एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए मांगे हैं, लेकिन यूपी सरकार ने अपने अधिकारी देने से इनकार कर दिया है। इस बीच उपराज्यपाल सचिवालय ने दोहराया कि सरकार को इन नियुक्तियों से पहले नदीम जंग की मंजूरी लेना चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो को मजबूत बनाने की मुख्यमंत्री केजरीवाल की कोशिशें जारी हैं। दिल्ली सरकार ने बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से भी कुछ अधिकारी मांगे हैं। हालांकि अधिकारियों की कमी बताकर अखिलेश सरकार ने भी मांगे गए 15 अफसरों को देने से मना कर दिया है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब बिहार के एक पुलिस अधिकारी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए एसीबी में आने से इनकार कर दिया। इस बीच बिहार पुलिस के 5 अधिकारी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शामिल हो गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि जंग और केजरीवाल की इस लड़ाई में दिल्ली का प्रशासन प्रभावित हो रहा है। केजरीवाल जी इस चीज के ऊपर क्यों इतने एडमेंट हैं कि उनको दिल्ली से बाहर के ही लोग चाहिए। दिल्ली पुलिस में भी अच्छे अधिकारी हैं, जो अच्छे अधिकारी दिल्ली पुलिस में हैं उनको चूज करके यहाँ पे कर लें। तो ये इतना बड़ा मसला थोड़े ही है कि जिसके ऊपर पूरे की पूरी प्रशासन व्यवस्था ही एकदम से ठप हो जाए। माना जा रहा है कि केंद्र पर दबाव बनाने के लिए ही केजरीवाल ने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए गैर बीजेपी शासित राज्यों का रुख किया है। दूसरी तरफ
उपराज्यपाल सचिवालय ने एक बयान जारी कर साफ कर दिया है कि एसीबी एक थाने की तरह ही है जो उपराज्यपाल के मातहत आता है, इसलिए उनकी अनुमति के बिना एसीबी में कोई भी नियुक्ति अवैध है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली। आज भी शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली दिखी। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 351 अंकों की गिरावट के साथ 26,837 पर बंद हुआ। एनएसई का 50 शेयर वाला निफ्टी 101 अंकों की कमी दिखी। कारोबार के अंत में निफ्टी 8,135 पर बंद हुआ और कल भी सेंसेक्स में 660 अंकों से ज्यादा की गिरावट हुई थी। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।